हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास जी 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और स्टैटिक जीके के कुछ रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, करंट अफेयर की जो सुबह डेली आती है। ठीक है, तो इसको देखना ना भूलिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए जाते हैं, तो पूरा भी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1, यहाँ पे सॉरी एल है, आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुँचा? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 6 जनवरी 2024 को ये आदित्य जो L1 मिशन है वो लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुँच गया है। तो ये 6 जनवरी 2024 को पहुँचा है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है। आदित्य L1 जो मिशन है वो सूर्य पृथ्वी जो लैग्रेंज पॉइंट है L1, इसके चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो ये आदित्य L1 है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया है, सभी को पता होगा। तो आदित्य L1 के बारे में जानते हैं, आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसे जो 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया है और PSLV C57 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ये जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन होगा। तो ये भारत का पहला सौर मिशन है, तो याद रखें। आइए बात करते हैं आदित्य L1। यहाँ पर देख पा रहे हैं आदित्य L1 जो L1 का जो मतलब होता है वो लैग्रेंज पॉइंट होता है। तो याद रखें, इसका जो सफ़र होता है वो पृथ्वी के निचली कक्षा से शुरू होता है और ये L1 पॉइंट जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो याद रखना, L1 मिशन जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और ये जो है L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। बात करते हैं लैग्रेंज बिंदु क्या होता है। तो L1 जो है अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी और माना जाता है कि जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सेम होता है, उसी को बोलते हैं L1। ठीक है, और एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन उपयोग किए बिना इस बिंदु पर रह सकता है। यही है लैग्रेंज बिंदु। वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो बताएं अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग करने के लिए इस बिंदु पर रह सकते हैं। इस बिंदु का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है वो एक जैसा होता है, याद रखें। जो आदित्य L1 मिशन है वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला 5वां मिशन है। बात करते हैं पहला कौन था। तो पहला जो है मिशन चंद्रयान फर्स्ट था जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया जो कि 5 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान जो 3 है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद जो 5वें नंबर का है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला वो है आदित्य L1 मिशन जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थी जो मुख्य बातें थी, आपको मैंने समझाया, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, यदि इन सभी क्वेश्चनों की PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल दास जी 2.0 पर मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितने वृद्धि हुई है? तो जो भारत में खिलौने के निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो 239% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। समझ रहे हैं, इसके निर्यात में जो है 239% की वृद्धि हुई है जो भारत के खिलौने के निर्यात में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सी है। केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारतीय खिलौना उद्योग के वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में आयात में 52% की गिरावट आई है। और वहीं बात करें हम निर्यात की तो निर्यात में 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आयात में इसमें गिरावट आई है और निर्यात में इसमें बढ़ोतरी आई है 239% की। तो याद रखें। और 2014 से 2020 तक 6 वर्षों की अवधि में सरकार के समर्पित प्रयासों से विनिर्माण इकाइयों की संख्या इसमें दुगना हो गई है। तो याद रखना। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रैंक और रिपोर्ट की। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जारी हुआ है 2023 में। इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक 111 थी, याद रखें। और हुरन इंडिया परोपकारी सूची में 2023 में शिव नादर जो हैं वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा अच्छा देश आपसे बताएं माना जाता है तो वो भारत माना जाता है। और WHO के अनुसार जो भारत अनुमानित TB मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज प्राप्त कर लिए गए हैं। मतलब जो TB के इलाज हैं वो 80% इसका उपचार होना संभव हो चुका है। मतलब 80% यहाँ पर इसका उपचार हो चुका है। मतलब WHO ने इसका उपचार खोज लिया है, 80% तक इसको कवरेज किया जा सकता है। तो याद रखें TB के मामले को। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? WTO जो है उसमें भारत के स्थायी जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, मतलब चुने गए हैं, वो चुने गए हैं सेंथिल पांडियन सी को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। सेंथिल पांडियन सी जो हैं ये WTO के भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। याद रखें जो सेंथिल हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सेंथिल पांडियन सी हैं उनको केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए जो WTO के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। WTO का जो फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन होता है और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में इसका मुख्यालय होता है, याद रखें। और जो ये सेंथिल पांडियन सी हैं ये 2002 बैच के IAS अधिकारी हैं, ये उत्तर प्रदेश के। और WTO में इससे पहले जो इस पद पर थे वो ब्रिजेंद्र नवनीत थे और इनकी जगह जो ली है वो सेंथिल पांडियन सी ने इनकी जगह ले ली है। तो याद रखें। आइए बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, WTO की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे, 1995 में WTO की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आप से पूछे कि महानिदेशक इसके कौन हैं, तो नागोची ओंकोजो इवेला इसके महानिदेशक हैं WTO के, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ पर जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखेंगे WTO देश के बीच जो व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, मतलब जो WTO है वो देशों के बीच जो व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और इसका जो उद्देश्य होता है आमतौर पर टैरिफ और कोटा और अन्य प्रतिबंध हैं उनको कम करना या समाप्त करना इसका उद्देश्य होता है। बात करते हैं 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो फरवरी 2024 में अबू धाबी में ये सम्मेलन हुआ था। अबू धाबी UAE में इसका सम्मेलन हुआ है। जो 13वां मंत्री स्तरीय बैठक थी इसका सम्मेलन जो 2024 में अबू धाबी में होगा। तो याद रखें ये अबू धाबी में इसका सम्मेलन होगा। तो इस बात को ये नोट डाउन करके रखेंगे।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपसे पूछ रहा है किस एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो आंसर है इसरो ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, इसरो ने सफल परीक्षण किया है इसका। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो ने, इन्होंने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीकी जो है इसरो के जो फ्यूचर मिशन है, जो आने वाले मिशन हैं, ठीक है, और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से इसे लॉन्च किया गया है और बेहद ये अहम भूमिका निभाने वाला है, ठीक है, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। और इससे जो है अंतरिक्ष में बिजली और पानी बनाने में मदद मिलेगी। तो ये अंतरिक्ष में क्या करेगा, बिजली बनाएगा और पानी बनाने में इससे मदद लिया जाएगा। तो इसीलिए इसे फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। तो याद रखें, ये फ्यूल सेल को स्पेस स्टेशन के लिए बनाया गया है। मतलब वहीं स्पेस, मैंने अभी बताया कि वहाँ पर जो बिजली और पानी के को बनाएगा ये, और ये जो है स्पेस स्टेशन के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। और जो स्पेस स्टेशन को ऊर्जा देने के लिए बिजली पैदा करेगा और साथ ही इससे पानी भी निकलेगा, जो कि इतना साफ पानी होगा कि अंतरिक्ष यात्री इसका यूज कर पाएंगे। आइए बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो की सभी को पता होगी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म जो होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और इसका जो मुख्यालय है यह है बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इसरो के, वो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो हुसाबिक संग्रहालय जो कि आइसलैंड में है, इसके द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। इसे इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि चंद्रयान 3 उपलब्धि के लिए इसे जो है इसरो को सम्मानित किया गया है इससे। तो याद रखना, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए इसरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आइसलैंड का ये सम्मान है। आइए बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ करंट अफेयर। इसरो द्वारा अभी पहली बार GSAT-20 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसे? SAT-20 को। और चीन का जो ड्रिलिंग जहाज है मांग जियांग, ये पृथ्वी के आवरण की जांच करने के लिए इसे चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलेज फगार्थ सी है मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? जो कॉलेज फगार्थ सी मिशन है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। याद रखना, जो फगार्थ सी मिशन शुरू किया गया है वो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं। इन्हीं के द्वारा कॉलेज फगार्थ सी मिशन को शुभारंभ किया गया है इनके द्वारा। और ये कॉलेजों को विकसित करने के उद्देश्य से इसे जो है इस मिशन को शुरू किया गया है। और ये जो है बिष्णुपुर जिले में, जो कि मणिपुर में है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ये आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत वहाँ पर होगी। और कॉलेज में जो बुनियादी ढांचे के विकास और उच्च शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नया मिशन ये शुरू किया गया है, जिसका नाम है कॉलेज फगार्थ सी मिशन। तो इसे इसलिए शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। आइए मणिपुर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मणिपुर की राजधानी सभी को पता होगी कि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके, सभी को पता होगी। जिसको नहीं पता वो नोट डाउन करके रखेगा। और मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन सिंह है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और मणिपुर का जो राज्य है इसका गठन 21 फरवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन किया जाता है। मणिपुर में ही लोकटक झील है, या मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है लोकटक झील। याद रखेंगे, कभी आपसे लोकेशन पूछे तो बिष्णुपुर जिले में ये स्थित है। और यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सी झील जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो लोकटक झील
प्रसिद्ध है। तो याद रखें ये मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो जो ये शामिल होंगे वो होगा जो पेट्र फियाला शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, जो पेट्र फियाला। ठीक है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जो पेट्र फियाला है, और 10 से 12 जनवरी तक ये गांधीनगर में होने वाले जो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्ट समिट है इसमें ये भाग लेंगे, और 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि ये होने वाले हैं। ये 10वां नंबर का संस्करण होने वाला है और इसके ये मुख्य अतिथि होने वाले हैं। और इस संस्करण का जो विषय रखा गया है वो गेटवे ऑफ द फ्यूचर इसका विषय रखा गया है। एक बार इस पर ध्यान देंगे, गेटवे टू द फ्यूचर। और यह द्विवार्षिक आयोजन है। ठीक है, और वैश्विक नीति निर्माताओं और महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह कार्य करता है। तो ये दो वार्षिक सम्मेलन है, याद रखें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अति ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, रूपिका ग्रोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रूपिका ग्रोवर को हाल ही में मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 के से सम्मानित किया गया है। तो इसकी विजेता बनी है रूपिका ग्रोवर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ये जो है ये अभिनेत्री हैं रूपिका ग्रोवर, और इन्हें ही मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का शानदार खिताब हासिल किया गया है। और ये 55 साल की उम्र की हैं इस ताज को जीतने वाली, और ये सबसे उम्रदराज प्रतियोगी बनकर इस इतिहास को रच दिया है। तो ये सबसे उम्रदराज हैं अभी तक की, तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन जो है यह सौंदर्य प्रतियोगियों को दिया जाता है, जो कि विशेष रूप से देश की उन महिलाओं को दिया जाता है जो विवाहित महिलाएं होती हैं। ये विवाहित महिलाओं को समर्पित पुरस्कार है। तो इसकी विजेता जो बनी है वो बनी है रूपिका ग्रोवर। आइए बात करते हैं भारत में मिस वर्ल्ड विजेता। देखिए काफ़ी ज़्यादा आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो सभी तो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए। तो ये इसमें पूछा गया भारत में मिस वर्ल्ड विजेता कौन कौन थे? तो रितिया फारिया थी, ठीक है, जो कि 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड विजेता भारत की तरफ से, ये भारत की हैं सभी। ऐश्वर्या राय जो बनी थी 1994 में बनी थी मिस वर्ल्ड। और डायना हेडन का नाम सुना होगा, ये 1997 में बनी थी। और योगटा मौकी जो बनी थी 1999 बनी थी। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो ये 2000 में मिस वर्ल्ड की विजेता बनी थी। और मानसी छिल्लर, सभी जानते होंगे मानसी छिल्लर को, ये जो है 2017 में मिस वर्ल्ड विजेता बनी थी मानसी छिल्लर। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस यूनिवर्स विजेताओं की। भारत की जो भारत में मिस यूनिवर्स विजेता थी उनके बारे में बात करते हैं। सुष्मिता सेन का नाम सुना होगा, इन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स विजेता बनाया गया था। लारा दत्ता का नाम भी सुना होगा, ये 2000 में मिस यूनिवर्स विजेता बनी थी। फिर हरमन कौर सिंधु, ये 2021 में मिस यूनिवर्स विजेता बनी थी। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं मिस इंडिया विजेता की। जो सुमन राव हैं ये राजस्थान की रहने वाली हैं, ये 2019 में मिस इंडिया विजेता बनी थी। और मानसा वाराणसी जो हैं ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, ये 2021 में मिस इंडिया विजेता बनी थी। और जो सिनी शेट्टी का नाम भी सुने होंगे, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं सिनी शेट्टी, ये 2022 में मिस इंडिया विजेता बनी हैं। और जो 2023 की मिस इंडिया जो विजेता हैं वो नंदनी गुप्ता है, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं नंदनी गुप्ता, ये मिस इंडिया की विजेता बनी है नंदनी गुप्ता। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो भारत पार्क खोला जाएगा वो खोला जाएगा यूएई में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, क्योंकि ये भारत के बाहर यूएई में खोला जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पार्क है जो कि यूएई में खोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना अभी बन गई है, और यह योजना जो है भारत पार्क में भारत निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए वहाँ पर शोरूम और गोदाम बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? ये यूएई में बनाए जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर है, याद रखना। भारत में कुछ स्थापित प्रमुख पार्क के बारे में जान लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखें। कुछ प्रमुख पार्क, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार रिवीजन करते हैं इनका। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपसे पूछे तो ये जोगी घोपा में है, जो कि असम राज्य में है। और G20 पार्क की बात करें तो ये दिल्ली में है। शिव सृष्टि पार्क ये अंबेडकर में है, जो कि पुणे राज्य में है। अनुभूति समावेशी पार्क ये दिव्यांग पार्क है, जो कि नागपुर में है। और चाय पार्क की बात करें, ये असम राज्य में है, चाय पार्क। कभी आपसे पूछे तो आप पढ़े रहेंगे तो आप पक्का लगा लेंगे, ठीक है। वो 4 ऑप्शनों में आप चुन लेंगे, इसीलिए आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे। चाय पार्क कहाँ है? असम राज्य में है चाय पार्क। बात करते हैं फायर पार्क की। जो फायर पार्क है ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। पहला ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में है। और पहला जियो पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला जो दर्शन पार्क बनाया गया है वो दिल्ली में बनाया गया है, याद रखें। दर्शन पार्क जो है वो दिल्ली में है। और मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है मेडिकल डिवाइस पार्क। भारत का पहला कोरियाई मैत्री पार्क ये दिल्ली में है। और इंडियन बेस्ट मेगा फूड पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। और स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क ये है दिल्ली में, याद रखें। ये दिल्ली में ये पार्क स्थित है। भारत स्वच्छता पार्क कहाँ पे है? दिल्ली में। तो याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट को एक बार रिवीजन करके रखेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। परीक्षा में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे इस पूरे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं वो चुने गए हैं विकासशील। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, विकासशील इसके राइट आंसर है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो विकासशील हैं, याद रखेंगे। विकासशील को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसका मुख्यालय मनीला में है, याद रखेंगे। और एशियाई विकास बैंक जो है ये विकासशील, इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये 3 वर्षों तक इस पर कार्य करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ के जो है 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। कौन? विकासशील। तो याद रखें, विकासशील जो है छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं, विकासशील। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई जो विकास बैंक है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसमें जो एशियाई विकास बैंक में जो देश हैं वो 68 देश इसमें हैं। और अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो है मात्सुसुगो असाकावा, इसके अध्यक्ष हैं, जो कि जापान के रहने वाले हैं। और भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य है, याद रखेंगे। आपसे पूछे भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य है तो ये एशियाई विकास बैंक का सदस्य है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो की गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, रिवीजन करते हैं। आज से पूछे संतोष ईझा, ये श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, संतोष ईझा को। और आपसे पूछे CS राजन, ये CS राजन जो हैं ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष हैं। और राहुल रसगोत्रा की बात करें तो ये ITBP के महानिदेशक हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है, ठीक है। और जगदीश धनखड़ की बात करें तो ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं।
और अनीश दयाल सिंह ये CRPF के महानिदेशक बनाए गए हैं, अनीश दयाल सिंह। तो याद रखेंगे। राहुल रसगोत्रा ये ITBP के महानिदेशक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीना सिंह की बात करें तो ये CISF की महानिदेशक बनाई गई हैं। प्रमोद अग्रवाल जो हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बनाए गए हैं, BSE। तो याद रखेंगे। रुवेन अजार ये इजराइल के भारत में नए राजदूत बनाए गए हैं, इजराइल में बनाए गए हैं, जो कि भारत के नए राजदूत हैं। और ये समीर शाह जो हैं वो BBC के अध्यक्ष बनाए गए हैं, समीर शाह। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये प्रेरणा कार्यक्रम को याद रखेंगे। प्रेरणा जो कार्यक्रम है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के सभी स्कूल जो है, शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में ये प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसका जो उद्देश्य है वो कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ याद रखते हैं इससे भी। जैसे आपको पहला पॉइंट, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? इम्पोर्टेंट है, सभी जो पॉइंट है सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति लागू की गई वो 1968 में लागू की गई पहली बार। दूसरी बार ये राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो 1986 में लागू की जाती है। और भारत में जो नई शिक्षा नीति आती है वो सन 2020 में आती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है ये भी 2020 में आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई सन 2020 में, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे इसके मसौदा समिति के वो थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी। और ये कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर इसे बनाया जाता है नई शिक्षा नीति को, जो कि सन 2020 में लागू होती है। नई शिक्षा नीति जो है 2020 में, इसमें कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है? तो कक्षा 5 तक इसमें अंग्रेजी भाषा को ख़त्म कर दिया गया है। बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में कि अंग्रेजी जो भाषा होगी वो कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी भाषा कक्षा 1 से 5 तक को ख़त्म किया जाएगा। तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक में जो अंग्रेजी भाषा है उसको ख़त्म किया गया है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसमें जो है बताया गया है कि मातृभाषा पढ़ाई जाएगी, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी कक्षा 1 से 5 तक, लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो याद रखेंगे। और ये स्कूली जो पाठ्यक्रम है वो 10+2 के पैटर्न के स्थान पर जो नया पैटर्न जारी हुआ है वो जारी हुआ है 5+3+3+4 पैटर्न। तो याद रखेंगे ये पैटर्न को। तो ये 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों कल का जो क्लास का रिवीजन था, आइए रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डब्ल्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने? तो वे बने हैं वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई रख दिया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो एशिया में दूसरे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर चाइना है। केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने? तो रघुराम अय्यर बने हैं। किस राज्य की लांजिया सोरा पेंटिंग को GI टैग मिला? तो ये उड़ीसा की है। और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के सहयोग में भारत और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये गुआना के बीच समझौता हुआ है। भारत और गुआना के बीच में जो सक्सेस मसरा हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं सक्सेस मसरा।
तो याद रखेंगे बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है। लास्ट क्वेश्चन था मेरा, ये संभाला था इंद्रमणि पांडे ने। तो ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे, तो याद रखेंगे। आइए स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके में मेरा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये चोल राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की जाती है। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया। तो गोलकुंडा जो किला है, गोलकुंडा किला, इसका निर्माण जो है काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ। तो ये हेमू पराजित हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ, हेमू। याद रखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 26 है। और किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। तो हिंटन आयोग के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो ये R.K. षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया है, याद रखेंगे। और जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो ये मणिपुर की एक प्रमुख शैली है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो याद रखेंगे, ये स्टैटिक जीके का रिवीजन था जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो याद रखेंगे। और इसका जो है नोट बुक बना के रखेंगे स्टैटिक जीके का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है 2023 का वो दिया गया था वो डेनियल बोरेन बोइम और अली अब्बू अब्बास को दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर था। तो याद रखेंगे, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन है आपसे, BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। तो ये मैंने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं अपनी मेहनत का एक लाइक और मांग रहा हूं, और कमेंट में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं कुछ अच्छा और प्रयास करूं आपके बीच लाने का। तो इसका जो फीडबैक है आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, कैसी लगी है वीडियो, अच्छी लग रही है या नहीं। ये और अच्छा मैं कोशिश करूं आपके लिए बीच आने का, ठीक है, अच्छे से लाने का अच्छा कंटेंट। तो थोड़ा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।